अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। मौजूदा हुकूमत इस वक्त मजबूत भी लग रही है और इंतहाई खुश भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जिस हाल में उनको मईशत मिली थी उसको संभाला दे दिया, बावजूद इसके कि चंद लोग IMF के साथ जिन्होंने डील तोड़ी वो बार बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की घंटी भी बजाते थे और कहते थे कि मुल्क दिवालिया होने को है। और फिर जो बिजली के ऊपर एक रिलीफ पैकेज मौजूदा हुकूमत ने दिया है जिससे खातिर खा बिलों में आवाम की कमी आएगी, उसके बाद वो ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बहुत जल्द डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से असल चैलेंज जो है वो इस वक्त मौजूद है अपनी जगह, और वो चैलेंज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो चैलेंज है ग्रोथ का। जबकि इस बिजली के बिल को कम करने के बाद जो हमने देखा कि सनतकार भी बड़े खुश हुए, वो ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। फिर सियासी फ्रंट के ऊपर आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन जो ईद की छुट्टियां थी उस पर भी उनके काफ़ी मसाइल थे और वो मुलाकातों के मसाइल आज भी हैं। वो ये कहते हैं कि सियासी रुफका को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इन्हीं छुट्टियों में तवील मुलाकात होती है CM अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा से और साथ में उनके जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ की। इस पर अलीमा खान साहिबा ने भी तशवीश का इजहार किया और फिर एक मरतबा ये बातें आने लगी कि इमरान खान साहब बानी तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात के लिए इजाज़त दे दी है। इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, पाक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख साहब, पहले तो हुकूमत की तरफ आते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर मसाइल अपनी जगह, लेकिन हुकूमत एक साल मुकम्मल करने के बाद और खुसूसन इस बिजली के जो रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट है, इसके बाद वो मजबूत नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट है। आप नहीं समझते कि चीज़ें जब बेहतर होती हैं तो जाहिर है उनकी भी मकबूलियत में इजाफा होगा? नहीं, मैं नहीं समझता। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये किस बात पे कॉन्फिडेंट है और किस बात पे खुश हैं पूरे एक साल के बाद। अगर हम देखें कि इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स अब्यूज जो है वो किस हद तक पहुंच गई है, किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, किस तरीके से अदालतों और अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया गया है, किस तरीके से सरकारी इदारों को अपनी मुखालिफ आवाज़ों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मईशत के साथ ऑप्टिक्स के हवाले से ये बात कर रहे हैं हम। आपने भी बिजली का जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि क्या ये वज़ीर आज़म बता सकते हैं, क्योंकि हमारी इतलात कुछ और है, कि 50, 100, 200 और 400 यूनिट के हवाले से क्या बिजली फिर भी 7.41 जो है उस पर कम की गई है? क्योंकि हमारी इतलात ये है कि 70% जो सार्फिन है उनके लिए ये बिजली की कमी जो है वो नहीं है, 70% सार्फिन के लिए नहीं है। तो आप आए, आपने गुफ्तगू की, लोगों तक बात पहुंचा दी। अब ये डिटेल में जब लोग जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अब उसमें एक और बात जो है कि आप कह रहे हैं कि 7.41 पे कमी कर दी गई है। आपका जो इदारा शुमारियात है वो बिजली का पर यूनिट 6 रुपए का बता रहा है, जबकि आप बिजली दे रहे हैं 65 रुपए यूनिट की। अब हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, इदारा शुमारियात जो हर हफ्ते अपनी वो शेयर करता है, कि अगर हम अदारा शुमारियात का मामला देखें और आपका बयान देखें तो फिर तो शायद आप 1 रुपया 41 पैसे अपनी जेब से वापस देंगे बिजली के सार्फिन को, उनसे कुछ लेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा सिर्फ इस बात से हो सकता है और इनकी वजारत की कि हर हफ्ते रेगुलर वो 6 रुपया बता रहे हैं, 65 रुपया बेच रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कायद इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब तेल $144 फी बैरल था, बिजली टैक्स समेत जो थी, अगर आप याद रखें तो 25 रुपए फी यूनिट थी। आज बिजली की कीमत 65 रुपए फी यूनिट है और आप देख लें कि वो कितने डॉलर का जो बैरल आ रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 25 रुपए से कीमत कम की गई है या 65 रुपए से कम की गई है, तो मतलब ये अजीबोगरीब किस्म की इनके वो है। और देखिए, ये तो जब इसका उन्होंने कहा ना कि इत्तलाक होगा तो बिलों में नजर आ जाएगा, लेकिन FPCCI तो खुश पुरएतमाद कहते हैं इससे बड़ा फरोग भी मिलेगा बरामदात पर। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अब ये फरोग वाली बात तो नहीं है इसमें। तो अगर हम बरामदात की बात करें तो अब ये जो अमेरिका के अंदर टैरिफ्स जो है वो लगाए गए हैं, अगर आप उस टैरिफ को देख लें तो ये भी हुकूमत की नाकामी है, इस हुकूमत की, कि इन्होंने
उनके साथ किस हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक दूसरे मुल्क के साथ किस तरीके से नेगोशिएट किया है। देखिए इंडिया के साथ उन्होंने क्या किया है, उनका 25 उसके ऊपर % पे किया है, आपका 29 पे किया है। मतलब है कि आप अगर अपने उस पीयर्स के हवाले से देख लें तो शायद आपको को होप मिलती हो, मगर ये तो गुड्स के हवाले से चीजें तबाह हो जाएंगी। आप देखेंगे ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो आपके साथ करेगा क्या अगले महीने जब ये मामला आगे जाएंगे। सो इन अ नटशेल यू फील कि ये मईशत को जो संभाला देने की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, ये आप समझते हैं ऑप्टिक्स है, कुछ बेहतर नहीं हुआ? आप मुझे ये बताएं ना, आप बाजार चली जाएं, खुद चली जाएं, किसी को भेज दें। आप छोड़े ये वजीर वजूर तो ऐसे कहानियां हमेशा सुनाते रहते हैं। आप जाके देख लें, आपको जो महीने की तनख्वाह मिलती है, माजरत मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ, किसी को भी ले लें, देख लें कि क्या जो आपको तनख्वाह मिलती है और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है उसका जो तनासुब है इन दोनों चीज़ों का, तो क्या अवाम कंफर्टेबल है? क्या लोग जो कमा रहे हैं जब खर्च करने जाते हैं तो उसके तनासुब में क्या लोगों के लिए पिछले इमरान खान के दौर और इस दौर के हवाले से इसमें कुछ सख्ती हुई है या कोई बेहतरी हुई है? तो फैसला खुद ही हो जाएगा। ये तो नंबर्स का गोरख धंधा होता है। एब्सोल्युटली, लेकिन इसका इल्जाम भी उन्होंने आप ही पर लगाया ना। उन्होंने कहा कि IMF के साथ पहले आपने मुआहदा तोड़ा, उसके बाद कि ये सारे मसाइल हैं जिसका उन्होंने पहले PDM की हुकूमत ने सारा इल्जाम लगा दिया। मेरी गल सुनो, हम पे इन्होंने सारा इल्जाम लगा दिया। तो वो जो PDM की हुकूमत के दौरान ये गंद मारते रहे हैं, सारा गंदम और वो दूसरे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, बहुत सारे स्कैंडल्स है PDM के दौरान जो चीजें इन्होंने की हैं, वो किसके ऊपर जाएगा? यानी कि इस मुल्क में 35 साल से जायद आपकी हुकूमत रही, मगर इस मुल्क में जहां मईशत इस नहज पे पहुंची उसमें आपका हाथ नहीं है। जिस आदमी की 3 साल हुकूमत रही है उसका हाथ है। ये हमें पागल समझते हैं, कौम को पागल समझते हैं। और भाई सारी जिंदगी इस मुल्क में जब से ये जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन जो है, वो पंजाबी में कहते हैं जब दे दें तो ऐसी दोनों वेखण लगे हैं, पंजाब में भी और सेंटर में भी। और अब दोनों, अगर आप पीपल्स पार्टी नहीं तो नून लीग, अब दोनों इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो 35 से भी ऊपर ले जाए, पीपल्स पार्टी का दौर भी मिला दें, वो इनके इत्तेहादी हैं। उनकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह नहीं हुई। तो जो 3 साल के लिए आके बैठा उसने मईशत तबाह कर दी। क्या स्टूपिड बातें करते हैं ये लोग। तो शेख साहब, अब जरा मैं थोड़ा सियासी मामलात पे आऊंगी, क्योंकि आप लोगों की जमात के हवाले से भी इतनी खबरें आती हैं, आप लोग तरदीद भी करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुलाकातों की है। इस वक्त इमरान खान साहब की खुद बहन वो भी एतराज़ कर रही हैं, तशवीश भी है उनको कि जो छुट्टियों का पीरियड था उसमें मुलाकात हो जाती है, फैमिली से नहीं होती, लेकिन मखसूस लोगों से मुलाकात हो जाती है। और जब ये मखसूस लोग मिलते हैं, मैं जिक्र कर रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा के CM का, कि तवील मुलाकात होती है, 1.5 माह के बाद होती है, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीमा खान साहब हमारी बहन है, उनका बहुत एहतराम है और उनका बहैसियत फैमिली, बहैसियत बहन, उनका राइट है। जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, चीफ जस्टिस साहब ने जब पिछले दिनों आपने देखा कि सारी दरखास्तें क्लब कर ली और उसके ऊपर लोगों को बुलाया, जेलर को बुलाया, फिर एक फैसला किया। उस फैसले में दोबारा थर्सडे और ट्यूसडे वाली मुलाकातें बहाल की। 6 आदमी मिलेंगे, फैमिली एंड लॉयर्स एक दिन मिलेंगे, अंदर रुफ का एक दूसरे दिन। तो उस पर अमल नहीं कराया जा रहा। अलीमा बाजी जब मिलने गई हैं तो उनको नहीं मिलने दिया गया। फिर उस दिन जब सवाती साहब और सलमान अकबर राजा साहब और बाकी दोस्त गए हैं तो उन्होंने उनको मिलने दिया। जो हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनको नहीं मिलने दिया। तो उनकी एजिटेशन, उनकी प्रोटेस्ट तो बनती है और जायज है। जहां तक रह गया चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक, चीफ मिनिस्टर साहब लास्ट टाइम भी जब मिले थे तो अदालती ऑर्डर पे मिले थे कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन्वोक करने के बाद उनको इजाजत मिली थी। ऑब्वियसली एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उसका इस्तेकाक जो है ये फिर सरकारी इदारों में थोड़ा सा बाकियों की निस्बत ज्यादा होता है। वो भी 1.5 महीने से नहीं मिल पा रहे थे। आपको याद होगा कि पिछला पूरा ईद से पिछला पूरा 8 दिन ही केप्ट सिटिंग इन इस्लामाबाद इन प्रोटेस्ट के भाई मैं सारा बिजनेस यहीं से चलाऊंगा। और बहुत से जिरगों में उन्होंने कहा कि इन जिरगों का क्या फायदा अगर आप मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दे रहे। 8 दिन बैठे रहे और उसके बाद जाके कहीं मतलब कैबिनेट मीटिंग भी वहां बुलाई, बिजनेस भी वहां चलाया। नहीं सेट कि मैं इस तरह नहीं जाऊंगा वापस सूबे में जब तक आप मुझे नहीं मिलने देंगे मेरे कायद से। तब जाके जो मुलाकात है इन प्रोटेस्ट इन एजिटेशन के बाद वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी फैसिलिटेट किया है। तो इस अचंभे की कोई बात नहीं है। एवरीबडी देखे क्या बात यह है कि
वो लोग कोशिश करते हैं, हर पीटीआई का आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है, कोई अदालतों के थ्रू, कोई सिफारिश के थ्रू, कोई तरले के थ्रू, किसी तरीके से हमारी इमरान खान से मुलाकात हो। ठीक है, ये तो हो गई, अच्छा हुआ। आपने कहा ना कि इसी तरह से सब कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात हो अली अमीन गंडापुर साहब की, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो, आजम स्वाति की हो, तो मैंने आपको बता दिया सारा, आपने बता दिया, लेकिन ये जब तीन मिलते हैं तो कुछ खुसूसी या तो मैसेजिंग होती है तभी मुलाकात होती है। ये हमने माजी में भी देखा है, आप लोग तरदीद कर चुके हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात दोबारा बहाल करने की इजाजत दी है बानी तहरीक इंसाफ ने। लेकिन पहली बात तो ये, जिस बात की मैंने तरदीद की है, लेट मी बी वेरी क्लियर, और उसकी तरदीद मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि मेरी रात तरदीद करने के बावजूद भी अखबारों ने वो सनसनी फैलाने के लिए आज उनकी हेडलाइंस हुई हैं, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। बात ये है कि अली अमीन और इमरान खान साहब की अलहदा मुलाकात हो या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इमरान खान साहब की अलहदा मुलाकात हो, उसमें तीसरा आदमी कोई नहीं था। अनलेस जेल वाले आपको खुद खबरें देते हैं, ये को बातें रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं, अगर वो सुना दी हैं तो देन इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड, फिर आप जरा क्यों कहते हैं, देन कोर्ट देम। और अगर आप उनके हवाले से खबरें चला रहे हैं तो एटलीस्ट आप अली अमीन खान का वर्शन लें, आप बैरिस्टर सैफ का वर्शन लें, और वो भी एक अखबार ने वर्शन लिया और वो भी गलत छापा, उसकी भी तरदीद आ गई, जो है वो चैनल के ऊपर उन्होंने कर दी, उन्होंने तरदीद भी चला दी। बात ये है, हमने किस चीज को डिनाई किया है? इन्होंने कहा जी कि ये दोनों मुज़ाकरात के हवाले से खान को मनाने के लिए गए थे। नॉनसेंस, वो नहीं इसलिए गए थे, दोनों का अपना एजेंडा था। केपी के अंदर अपने बड़े मामलात हैं, तंजीम के हैं, गवर्नमेंट के हैं, बहुत सी अप्रूवल्स खान साहब से चाहिए होती हैं, बहुत सी इनपुट खान साहब से चाहिए होती है, और वो चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाब है। इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं उनके मामलात थे इस हवाले से, आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर के इतलात के इंफॉर्मेशन का दौर है, उन्होंने भी तो मैं ये समझता हूँ हमने तरदीद ये की कि उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के लिए कायल करने गए थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, उन दोनों ने कहा नहीं है, तो वो नहीं गए थे, उसकी तरदीद कर दी। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब ने री एंगेजमेंट की परमिशन दे दी है और इनके जिम्मे काम लगा दिया है, ये भी गलत है। खान साहब ने कोई स्पेशल टास्किंग नहीं की, अल्फाज थे खबर के स्पेशल टास्किंग होगी है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम ये मेंटेन करते हैं कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो केपी की गवर्नमेंट के साथ और केपी की चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा रहता है, और वो ऑन करते हैं इसको हर टीवी प्रोग्राम में, आप देखती होंगी। सही, जाहिर है, वो तो बतौर चीफ मिनिस्टर भी है ना। एंगेजमेंट तो दैट्स व्हाई हमने उसको इसीलिए रिबट किया कि गलत कह रहे हैं। ओके, ठीक है। तो शेख साहब, फिर लेकिन कुछ मामलात जिसमें आजम स्वाति साहब ने भी आकर इल्जामात लगाए और बहुत सी बातें भी उन्होंने बाहर आकर कही। आलिया हमजा साहिबा जब मिलना चाहती थी, उन्होंने भी जेल के बाहर से गुफ्तगू की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आलिया हमजा साहिबा को वाकई मिलने नहीं दिया जा रहा। आजम स्वाति तो यही बता रहे हैं, और इस केस में हमाद अजहर साहब ने बाकायदा इस्तीफा भी दे दिया और तमाम ओहदों से दे दिया। दिस इज द थर्ड टाइम कि उन्होंने अपने इस्तीफे दिए। आलिया हमजा साहब को किससे नहीं मिलना दिया जा रहा? इमरान खान साहब से। नहीं, आलिया हमजा साहब कोई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या उमर अयूब साहब से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या सेनेट के जो अपोजिशन लीडर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। उस हमारी बहन को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, आलिया हमजा को, उमर अयूब को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके सामने सलमान अकरम राजा को जेल के दरवाजे से वापस नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जेल वाले नहीं मिलने दे रहे, पार्टी के विद इन लोग नहीं चाहते कि वो जाकर मुलाकात करें। नहीं, बड़ी ज्यादती वाली बात है ये। जिसने भी बात की है बड़ी बेहुदा बात की है और लुक बात की है, इसलिए कि वो जो लिस्ट थी ना जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने जाना था, 6 बंदों की अप्रूव लिस्ट थी, उसमें हमारी बहन आलिया हमजा का नाम था। पूछ लें आप उनसे, ओके, नाम था उस दिन, उनका नाम राजा साहब ने खुद लिख के दिया आलिया हमजा साहबा का नाम, तो उनको भी नहीं मिलने दिया। कौन दसो? तो फिर आजम स्वाति साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं आजम स्वाति साहब? मैंने बात सुनी है उनकी सारी। आप किस बात के बारे में पूछ रहे हैं? उन्होंने 4-5 नुक्ते उठाए हैं। व्हाट आर यू आस्किंग? आई एम आस्किंग कि आलिया हमजा साहिबा को विद इन द पार्टी शायद मिलने नहीं दिया जाता। ये बात फैसल चौधरी साहब ने भी हमारी इस प्रोग्राम में शेख साहब कही थी, और उन्होंने बाकायदा सलमान अकरम राजा पर इल्जाम लगाया था कि वो नहीं चाहते कि आलिया हमजा डायरेक्ट हों। सलमान अकरम राजा ने कभी कोई लिस्ट नहीं बनाई खान साहब से मिलने की जिसमें हमारी बहन आलिया हमजा का नाम ना हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी शायद उनको कोई रुकावट है पार्टी के अंदर, तो उस हवाले से हम कहेंगे कि हमारी वो बहन खुद बता सकती है ना रुकावट किसकी तरफ से है। ठीक है, खुद जब बता देंगी तो जिनका कहेंगी उनके बारे में बात हो जाएगी, खान साहब से बात हो जाएगी। मगर जब तक कोई बंदा खुद मुंह से न कहे, ये आस पास की वो कहते हैं कि शाह से शाह के चेले ज्यादा मस्त हैं, तो तालियां मारने वाले होते हैं जो हम नवा, इनकी तालियों की आवाज कवाल से भी कई दफा ज्यादा होती है। बात यह है कि
जब उनको खुद उन्होंने हमाद का नाम लिया, इन्होंने सवाती साहब के हवाले से आया कि उन्होंने कहा कि वो नहीं काम करने दे रहे, मगर जब हमाद की बात हुई आली हमजा साहब आते हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। तो फिर हाँ, तो हमारा मकसद है आई कैन अंडरस्टैंड एम खाम खा दे है ना जेडे पिछे पे के तालियां मारन वाले वो एम खाम खा 4 मील लगे दौड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर हमाद अजहर साहब के इस्तीफे क्या एक्सेप्ट कर लिए गए हैं? नहीं, कोई नहीं एक्सेप्ट किया गया जी। और उन्होंने ये कहा मैंने तो एक्सेप्ट नहीं करना, वो तो देखे ना पार्टी फैसला करेगी ना। सेक्रेटरी जनरल जो है वो बलूचिस्तान में है और पंजाब के लेवल का जो इस्तीफा आता है उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो खान साहब के साथ मशवरा किया जाता है, खान साहब को इन्फॉर्म किया जाता है। मैं तो नहीं किसी ने देता तुसी ले लिया, उन्होंने दे दिया, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। और वो चाहते हैं कि उनके लिए मसाइल भी बहुत है, बाहर नहीं आ सकते, मगर इन नामसाइद हालात के बावजूद भी अपना काम शाम चलाते रहे। तो अब वो समझते हैं कि उन्होंने बता दिया ही इज हर्ट कि उनका नाम जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया। ठीक है सर, 10 सेकंड में सिर्फ ये बता दें, ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन की ये बनने को है, इस पे आप लोगों का फोकस है? अभी अलायंस तो मौजूद है, उसको ग्रैंड होने में थोड़ा सा फासला है जो कि इंशाल्लाह अगले ही चंद दिनों में हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये टीम ग्रैंड जो अलायंस की टीम है वो, क्योंकि पशीन में आज जलसा था, कल आपने देखा कि धरने में भी ये गए हुए थे, वाहिद पार्टी है और ये अलायंस है जो जाके बलोचों के साथ खड़ा हुआ है। दे विल कम बैक टुमारो इवनिंग एंड देन दे विल बी वर्किंग ऑन एडिंग मोर पीपल टू दिस अलायंस टू मेक इट ग्रैंड। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो छोटे मोटे ऑपरेशनल हिचेस हैं वो दूर हो जाएंगे और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। और हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है, ये किस किस्म का रिलीफ है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम को जो रिलीफ दिया गया है, बिजली के निर्ख कम करके और सनतों को भी दिया गया है, इससे कितना फ़ायदा होगा? लेकिन क्या सिर्फ इस रिलीफ से हम ये कह सकते हैं कि वाकई मईशत को संभाला दे दिया गया है? क्योंकि आने वाले बजट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका असर जाहिर है बराह रास्त फिर अवाम पर भी पड़ता है। ये सब और जो सियासी मामलात हैं इस वक्त हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो सब कुछ बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकातों के हवाले से हो रहा है, इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, पहले तो मैं बिजली की कीमतों के हवाले से बात करना चाहूंगी। जिस रोज इसका ऐलान हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सनतकार भी इससे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि इससे बरामदात में इजाफा होगा। फिर सर्कुलर डेट का भी इशू है, क्या आप समझते हैं कि वाकई इससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा? और क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में आप लोग कामयाब होंगे? क्योंकि इस पर अभी तक आप लोग जाहिर है कामयाब ऑन ग्राउंड नहीं हो सके हैं। और ये बताया जाता है कि कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट जबकि रीजन में सबसे ज्यादा बिजली महंगी हमारे यहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आप IMF के प्रोग्राम में होते हुए आपने अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया है। और अगर आप तारीख निकाल के देखें तो जब भी बिजली या और किसी चीज़ पे रिलीफ दिया गया है, या तो कीमतें रोक के जब कीमतें बढ़ानी हो और गर्जशी कर्ज़ों को बढ़ा के कर्ज़ों के ऊपर रिलीफ दिया गया है, या जो है खसारे बढ़ा के जो है वो रिलीफ दिया गया है। लेकिन ये जो रिलीफ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट की तरफ से, ये रेवेन्यू न्यूट्रल है। तो इस रिलीफ से ना गर्जशी कर्जे बढ़ेंगे और ना इस रिलीफ से खसारे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ इस माहौल में जहाँ जो सनतें हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका ये दरीना उनकी रिक्वेस्ट थी और बड़े अरसे से वो इस चीज़ को रेज करते थे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग है वो कंपेटिटिव नहीं है रीजन में। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ कदम हमने बढ़ाए हैं कि हमने उनकी इनपुट कॉस्ट को भी कंपेटिटिव होने की तरफ हम ले जा रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी संतों में एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी जो सर्विस सेक्टर है उसमें आसान होगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट, बिजली तो हर चीज़ में इनपुट कॉस्ट है और वो इनपुट कॉस्ट में कमी हुई बेशक ज़राअत हो। तो ओवरऑल हम ग्रोथ की तरफ मेरे ख्याल से ये आपको हेल्प आउट करेगा। और इसमें एक और चीज़ है जो सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बताएगा ना कि वो लाने में आप लोग कामयाब होंगे कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर यही देखता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखता है, या जो वो सनत यहाँ लगाना चाहे या इन्वेस्ट करना चाहे। तो बिजली हमारे यहाँ सबसे महंगी है। इसलिए देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तब आता है जब लोकल इन्वेस्टर खुशहाल हो और जहां एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है। और पिछले 1 साल से लगातार इम्प्रूवमेंट है। आपको मैं इंटरेस्ट रेट्स को आप ले लें,
आप एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को ले लें, आप अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की रिडक्शन को ले लें, तो वो माहौल, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो एफडीआई के लिए रिक्वायर्ड है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर देखिए आने वाले बजट के अंदर भी हम टैक्स रिजीम को भी बेहतर करना चाहते हैं, जो टैक्स रेट इतने हायर साइड पे, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी डेफिनेटली एफडीआई को के अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करेंगी कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है इंडस्ट्री की वो कंपेटिटिव है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग अगर कंपेटिटिव होती है रीजन में तो ऑब्वियसली इट बिकम्स एन अट्रैक्शन। सो टैक्स रिजीम को क्योंकि आपने जिक्र किया टैक्स रिजीम का, कम बैक टू द डिस्कोर्स जिसका जिक्र भी किया गया था, लेकिन टैक्स रिजीम की क्योंकि आपने बात छेड़ दी है और आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, ये बता दीजिए कि जिसका आप लोगों ने खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हमेशा कहते हैं कि हाँ वो इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि उन्होंने सैलरीड क्लास पे बहुत इजाफी बोझ डाला है और ये कहा जा रहा था कि अगले साल इसको कम करेंगे अगले बजट में, इस पर कोई फैसला लिया है या इट स्टेज एज इज? देखिए ये मैं आपको ये बता दूं कि ये इस बजट की टॉप प्रायोरिटी है कि हमने सैलरीड क्लास के लिए स्पेस निकालनी है कि उनके टैक्स रेट्स को ईज आउट किया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके ऊपर जो बोझ है वो इतना बोझ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टारगेट है, ये प्रायोरिटी है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में आपको ये रिलीफ नजर आएगा। तो ये दूसरा वादा है आपका? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इसका जिक्र खुद कर चुके हैं और इसका जो प्री रेक्विजिट हम बताते हैं वो यही है कि हमें अपनी टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं, जो हमने टैक्स बेस और टैक्स एवेजन को ख़त्म करना है, वो इसके प्री रेक्विजिट हैं जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि हम यहाँ भी डिलीवर करेंगे। चले ये आपने बड़ी, मैं इसके ऊपर काफ़ी बात कर सकती हूँ कि प्री रेक्विजिट सर आप उन चीज़ों को ज़रा लें वहाँ से टैक्सेस जो लोग नहीं देते, ये क्या बात हुई कि ये प्री रेक्विजिट है कि वो बेहतर होगा तो फिर हम पर बोझ कम किया जाएगा क्योंकि हम पे इजाफी बोझ है। बट ओके इस पर मैं बाद में किसी और नशिस्त में बहस करूंगी। आई वांट टू गो बैक टू द पावर सेक्टर क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी का वो सेक्टर है जो कि बड़ा ब्लीडिंग सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो गर्दिशी कर्जों का भी आपने जिक्र किया, आपने कहा रेवेन्यू न्यूट्रल है ये रिलीफ पैकेज एंड ऑल, लेकिन डिस्कोर्स का भी जिक्र हुआ और हमेशा होता है। आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत ने एक साल में भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ से अब कोई एक इंच बढ़ने की कोशिश भी अगर की थी तो वो पीआईए का हमें नजर आ गया। डिस्कोर्स का जिक्र हुआ, वैस लगारी साहब ने भी कहा, क्या वाकई ये आप करने को हैं और कितना जल्दी करने को हैं? देखिए पहले फेज में 3 डिस्कोज आइडेंटिफाई हुई हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की को जो हायर करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम डिस्कोस की निजकारी की तरफ बढ़ चुके हैं और उस पे काम जो है वो उस पे हो रहा है काम। बट ये आइडेंटिफिकेशन कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, ये तो केयरटेकर सेटअप में हो गया था और फिर उसके बाद जो बल्कि पीडीएम की हुकूमत में हो गया था। ये तो एसओईस का जो आप लोगों ने जिक्र किया था जिसमें मुझे सर याद हो गया गुजरांवाला, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, सखर इलेक्ट्रिक, पेशावर इलेक्ट्रिक, ये सारे हमें याद हो गए। फैसलाबाद देखें फेस्को है, उसमें आईएसको है गालबन और शायद गेपको है जो पहले फेज में प्राइवेटाइज हो रही है। आई कुड बी रॉन्ग बट 2 तो इसमें बिल्कुल तो देखें वो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने का प्रोसेस ना पीडीएम के दौर में हुआ था ना केयरटेकर में हुआ, तो अभी इनिशिएट हुआ है। बट आई जस्ट मेंट आइडेंटिफिकेशन वो 60 ऐसे एसओईस थे टोटल जिसके अंदर दूसरे इदारे भी शामिल थे जिसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि इनको प्राइवेटाइज होना ही है। देखिए इसमें पहले फेज में 3 डिस्कोज हैं और फिर सेकंड फेज में 3 या 4 और डिस्कोज हैं। पहले फेज का फाइनेंशियल एडवाइजर हायरिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि वो जो टाइमलाइन है वो शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से अगले 12 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 3 डिस्कोज हैं इनका बिडिंग प्रोसेस तक हम पहुंच जाएंगे। ओके ऑलराइट, चलें देख लेते हैं क्योंकि पीआईए का भी ये कहा गया है ना कि दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, आपको याद होगा रमजान के महीने में भी कहा। पीआईए का तो जो है वो सेकंड बिडिंग प्रोसेस का ईओआई जो है वो जल्द पब्लिश हो जाएगा। वो तकरीबन इट इज रेडी कि हम ईओआई जो है वो उसको एडवर्टाइज करते हैं। अब एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं और जाहिर है कि इससे बिजली के बिलों में फ़र्क आएगा। जहां बिजनेसमैन खुश हैं, आप कहते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स बेटर होंगी, वहां पे इसका इत्तलाक जब होगा और कहा जा रहा है कि मई के महीने से नज़र भी आएगा बिलों में, तो जाहिर है कि लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है हुकूमत की, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा खुश नहीं है। चौधरी
मंजूर साहब का बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा 65 रुपये फी यूनिट बिजली लेते हैं और सिर्फ ये 7 रुपये सम पैसे यानी 41 पैसे आपने ज़ाहिर है अवाम घरेलू सार्फिन के लिए और 49 पैसा जो हैं 7 रुपीज़ 49 पैसा आपने सनत के लिए किया है। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हातिम ताई की कब्र को लात मारने के बराबर हो। नहीं, देखें ऐसे नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो तकरीबन बिजली का रेट 55 रुपए तक पहुंच गया था लास्ट मेरे ख्याल से जुलाई के अंदर, और वो आपने ये देखा कि पिछले 4-5 महीनों में और आखिरी दिनों में ये अभी 44-43 पे बिल हो रहा था। अब इसमें मजीद जो है वो 7 रुपए 7.5 रुपए की कमी का मतलब है कि ये 34-35 रुपीज़ पे हो जाएगा। तो कमर्शियल सार्फिन की बात कर रहे होंगे कि वो 65 पे हैं, तो उन पे भी रिडक्शन होगी। देखिए ऑब्वियसली जब हमने ये पीडीएम के दौर में हुकूमत ली तो तब खान साहब की हुकूमत ने जो है बिजली सस्ती कर दी थी, जबकि नेपरा कह रहा था कि बिजली के रेट्स को बढ़ाएं, और तब फिर जो है गर्जशी कर्जों में इजाफा हो रहा था और अरबों रुपए का माहाना इजाफा हो रहा था। तो हमने तो गर्जशी कर्जों में भी कमी की है और अब हम बिजली के रिवर्सल की तरफ भी बढ़ गए हैं, बिजली के रेट्स के रिवर्सल की तरफ। तो इसको आप जो भी इसको अगर क्रिटिसाइज करता है, मेरे ख्याल से इट इज़ अ मेगा टास्क जो अचीव हुआ है, एक मेगा अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। तो जो रिलीफ सबसे पहले तो सर आपने अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेना, उनको बताएं कि ये मेगा टास्क है, कितना मुश्किल था, क्या हुआ था, क्योंकि वो ही नहीं मान रहे हैं इस वक्त। वही सबसे पहले इस पर आवाज किसी के ना मानने की बात नहीं है। ये तो रिलीफ जो है वो अवाम को ट्रांसफर होगा और जब बिल आएंगे तो वो रिलीफ अवाम खुद उसको महसूस करेगी। तो मेरे ख्याल से ये किसी के मानने ना मानने से तो नहीं होगा, ये तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे खुद जाहिर हो जाएगा। ओके राना साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। राना साहब, अब जरा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। देखिए ईद गुजरी और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल में रहते हुए नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। ये तो हुकूमत का फेलियर है। मतलब जेल जैसे एक सिक्योर को भी आप सिक्योर ना कर सकें तो ये तो कमाएगी हुकूमत की हुई ना फिर। ये देखिए, जो भी जेल मैनुअल है, जो भी रूल्स हैं जेल मैनुअल के, प्रिजन मैनुअल के, वो फॉलो होने चाहिए और उनको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और अभी तक देखें जितनी भी आज तक कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है इस मामले के ऊपर, तो उसके अंदर यही पाया गया है कि कोई वायलेशन एज सच नहीं हुई खान साहब के की ट्रीटमेंट के हवाले से जेल के अंदर। तो अब तक तो जो है वो जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो गलत ही साबित हुए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो उनकी जो वो डिज़र्व करते हैं या जो उनको अलाउड है चीज़ें वो होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन लोगों को जो है वो बिल्कुल दे शुड बी टेकन टू टास्क। खान साहब ना हमारी कोई प्रायोरिटी है, ना कोई उसके ऊपर कोई ये मीटिंग होती है कि खान साहब की ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए या कैसे नहीं होनी चाहिए। ये इट इज़ टोटली अप टू द जेल इंतजामिया, और वो उनको लेकिन जेल इंतजामिया कोई ऑटोनॉमस बॉडी तो नहीं है ना, जाहिर है हुकूमत के अंडर काम कर रही है। जेल मैनुअल है, तमाम जेलें हमने भी कवर की हैं, वहाँ पे मसाजिद अंदर होती हैं, तमाम कैदी 5 वक्ता नमाजी बन जाते हैं क्योंकि वो एक रिहैब का प्रोसेस भी होता है ना। लेकिन ये कह देना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ईद की नमाज ना पढ़ने दी जाए ये कहकर कि जी सिक्योरिटी खदशात, तो फिर तो सवाल यही होगा कि पुलिस वाले तो अंदर हैं, जो महाफिज हैं वो इस चीज को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे। हंसते हैं लोग फिर इस पर। नहीं, मैं तो समझता हूं कि उनको अब मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके लिए कोई अगर सिक्योरिटी का इशू था तो अलहदा उनके लिए अरेंजमेंट करवा देना चाहिए था। और ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि इट इज़ टोटली अप टू द जेल एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने किस तरह का इंतजाम किया। इसमें कोई सियासी इंटरफेरेंस जो है वो कतई तौर पे नहीं है। ठीक है, बट आप नहीं समझते कि हुकूमत को पूछना चाहिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन को व्हाट रियली हैपेंड? देखिए मेरे ख्याल से उनको नमाज पढ़ने की फैसिलिटेशन जरूर देनी चाहिए थी, और अगर सिक्योरिटी कंसर्न था तो वो इतना जरूर डिजर्व करते हैं एज एक्स प्राइम मिनिस्टर कि उनके लिए कोई अलग इंतजाम कर दिया जाता, तो इसमें भी कोई कबाहत ना होती। और दूसरी जो शिकायत है जो आपने खुद भी जिक्र किया, अदालतों का भी जिक्र किया, और सर आपने अदालतों के वकार को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। देखें 26वीं आईनी तरमीम भी लेकर आए, लेकिन ये अदालत के लाजा बेंच के फैसले पर अमल दरामद वो भी फिर जेल इंतजामिया नहीं होने दे रही, जिसमें इमरान खान से मुलाकातों की नफी हो रही है। वो सियासी रुफका बाद में बाहर आके बता रहे हैं ना, मतलब बाहर रहते हुए बता रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। ये तो अदालतों की तौहीन नहीं हुई?
नहीं, बिल्कुल नहीं। खान साहब की दर्जनों मुलाकातें होती हैं और कभी भी उनकी मुलाकातें नहीं रुकी, और जिस स्पीड पे उनकी मुलाकातें हो रही हैं शायद ही किसी कैदी की होती हों। देखें, बात ये कि एक फ़र्क है, वो अभी 14 साल की सज़ा काट रहे हैं। वो सियासी जमात जेल से नहीं वो चला सकते कि वो जेल में बैठे जो है वो सियासी जमात के फैसले लें। और एक मेरे ख्याल से जो पीटीआई चाहती है और जिस तरीके से वो प्रोपोगेट कर रही है मीडिया में, तो वो चाहती है कि खुला माहौल ऐसा मिल जाए कि जहां जब किसी सियासी लीडरान का दिल चाहे तो वो मुलाकात कर लें। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर जेल मैनुअल और प्रिजन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका इतलाक होता है और वो फॉलो हो रहा है टू लेटर एंड स्पिरिट। मुलाकातों का जो है वो सिलसिला जारी है, लेकिन वो सियासी जमात जो है 14 साल का कैदी जो करप्शन के ऊपर जिसको सजा हो, वो सियासी जमात नहीं चला सकता। ये ख्वाहिश जो है वो पीटीआई की शायद पूरी ना हम कर सकते हैं और ना होगी। तो आप ये कह रहे हैं राना साहब कि सियासी रुफका से मुलाकात नहीं हो सकती, बच्चों से हो सकती है, बेगम से हो सकती है, वकला से हो सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल उनके अगर कोई जो लोग मिलना चाहते हैं उन सबसे मुलाकात हो रही है, सियासी लोगों से भी मुलाकात हो रही है, लेकिन जिस वसी तरीके से पीटीआई चाह रही है कि मुलाकातें हों, शायद वो जेल मैनुअल और प्रिजन के रूल्स अलाउ ही नहीं करते ना। तो अगर वो अदालत ने भी कहा है तो अदालत ने भी जो है जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स के मुताबिक कहा है। उस सियासी जमात जो एक्सपेक्टेशन, जो पीटीआई वालों की एक्सपेक्टेशन है कि वो सियासी जो है वो खुला माहौल हो, मिलने के लिए आज़ादी हो, वो सियासी अपने जो मामलात हैं उनसे डिस्कस करें, उन पे फैसले लें, तो ये तो नहीं मुमकिन ना। वो जेल मैनुअल का इतलाक जो है वो खान साहब पे होना है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन गलत है। शायद पीटीआई एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन पोर्ट्रे कर रही है मीडिया में, जबकि मुलाकातें अदालत के अहकामात के मुताबिक और जो प्रिजन रूल्स हैं उनके मुताबिक वो जारी। चलें, आप ये कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पीटीआई ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया है कि मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। लेट्स सी कि फिर जाहिर है फिर अदालतें तो अगर नहीं फॉलो कर रही तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और अगर फॉलो हो रहा है और ये गलत कह रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा। बट बेहद शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे फवाद चौधरी से। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ये ग्रैंड बनने को, कहते हैं अलायंस तो बन चुका है लेकिन बहरहाल उसमें जो ग्लिचेस हैं उसको बस अब दूर करेंगे। और फिर मुलाकातों के हवाले से जो तमाम तर खबरें और अंदरूनी जो खलफशार इस वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ में, इस पर बात करते हैं। फोकस इमरान खान साहब को रिलीज कराना है या फिर कुछ और। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फवाद चौधरी साहब, जो कि साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद, सबसे पहले तो जो हमने देखा कि मुलाकातों के हवाले से इमरान खान से लोगों के जो सियासी रुफका हैं उनके सबके बयान आते हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में तवील मुलाकात होती है सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब की, जिस पर अलीमा खान साहिबा भी एतराज़ उठाती हैं और कहती है कि छुट्टियों में उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई। आज़म स्वाति साहब की भी होती है। गो के सेक्रेटरी इत्तलात तरदीद कर चुके हैं कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात बहाल करने की बात बानी तहरीक इंसाफ ने नहीं की। लेकिन क्या आप इन मुलाकातों को नॉर्मल मुलाकात लेंगे या खुसूसी मैसेजिंग ही समझेंगे? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है, सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, इकोनॉमी इज अ बिग इशू, बट सिक्योरिटी इज एक्चुअली बिगर इशू देन इकोनॉमी आल्सो। और उसमें आपको अगर मैसेजिंग भी हो रही है तो मुझे आप बताइए उसके अलावा और क्या चारा है। अगर आप अली अमीन गंडापुर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत नहीं मिलने देगी इस सिचुएशन में, तो मुझे आप बताइए कि वो और किसको मिलने देंगे। ये बात सही है कि हो सकता है कि उनके घर वालों को जरूर मिलने देना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, बट मुझे आप बताइए कि सलमान अकरम राजा अगर मिलेंगे इमरान खान को तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। I mean, he has no strategy. He don't know what to do. पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने है। सर, he is the secretary general. He is the secretary general, जो कि मतलब जाहिर है पार्टी की जो मीटिंग्स होती होंगी, जो डिसाइड किया जाता होगा, वही जाके वो कन्वे भी करते होंगे ना। बट वो क्या है मुझे बताइए ना, क्या स्ट्रेटजी है? मतलब हैज ही शेयर्ड हिज स्ट्रेटजी विद द पार्टी और आपके साथ, या आपको मतलब इल्म है कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या है जो उन्होंने शेयर करनी थी जो वो नहीं कर पाए? फैक्ट इज ही हैज नो स्ट्रेटजी। फैक्ट इज पीटीआई के अंदर
इस वक्त इतनी ज्यादा एक धड़ेबंदी कर दी गई, इतने ज्यादा लोगों को कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, ये एमएनए भी साथ नहीं है, ये सेनेटर भी साथ नहीं है, तो सिवाय इसके कि लोगों की चुगलियां लगाने के अलावा उन्होंने और क्या मिलके करना। आई थिंक अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि देखिए इमरान खान ने बताना है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स में कहां तक जा सकते हैं, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर ले सकते हैं, कहां पे आप रुकना है, कहां पे नहीं रुकना। सो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अहमियत तो है, इसके साथ जो एक वो अमेरिकन का ग्रुप आके मिला है, मैं समझता हूँ वो भी बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान को देखें, पीटीआई को पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना और इमरान खान को रिहा करना, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि फोकस होना चाहिए। इसी में पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, इमरान खान का भी इंटरेस्ट है और तहरीक इंसाफ का भी इंटरेस्ट है। जो फोकस आपने कहा, ये पहले भी आप कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का फोकस नहीं है इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ में, लेकिन अगर आप इस रिलीज के हवाले से जिक्र करें, हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब भी थे, वो ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि ऑपोजिशन जमातें बड़ी करीब आ चुकी हैं और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ये ग्रैंड अलायंस जिस पे इत्तेफाक हुआ था वो शायद इत्तेहाद में वाकई सामने आ जाए। वो आप समझते हैं इससे इमरान खान साहब का रिलीज होगा, या जो जमीनी हकायक है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई चारा नहीं? नादिया, एक तो मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ शख्स या उधर कबायली इलाकों में को बैठा हुआ आदमी जो है, जिसका पाकिस्तान में, पंजाब में, इस्लामाबाद में जो कभी आया ही नहीं 2-2.5 सालों से, उसको क्या इंफॉर्मेशन होगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो आई डोंट वैल्यू हिज कमेंट एट ऑल। यू आर टॉकिंग अबाउट शेख वकास अकरम? जी, और क्या आपके प्रोग्राम में आए हैं कभी? आपको मालूम है को फिजिकली वो तशरीफ लाए हो आपके प्रोग्राम में? कभी इस्लामाबाद आपने उन्हें देखा हो, कभी लाहौर देखा हो? वो तो उधर ही बैठे हुए ना 2-2.5 सालों से, वो तो अपना काम शाम कर रहे हैं, चला रहे हैं। सो उनके कमेंट्स की तो कोई हैसियत या वक़्त नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर जो भी इस वक्त अलायंस है, देखें मेरी मौलाना साहब से जाहिर है कि कॉन्टिन्यूस मुलाकातें रहती हैं, अब भी हैं। मुझे शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह से भी मेरी जो है वो मुलाकातें रहती हैं। देखिए कोई इस लीडरशिप को सीरियस नहीं लेता कि इनके साथ कोई अलायंस के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जा सकेगा। तो ठीक है, एक मीडिया कंजम्पशन के लिए कभी कोई बात हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जो असल इस अलायंस का समझिए कि जो जेनेसिस था या जिसके लिए ये बनना चाहिए था, यानी देखिए ना, आप क्यों मौलाना के साथ इतनी बड़ी पीटीआई अपना जो नैरेटिव है उसको चेंज करके मौलाना के साथ क्यों अपना हाथ बढ़ा रही है? वो इसलिए बढ़ा रही है कि मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है और पीटीआई के पास भी स्ट्रीट पावर है, और जब ये दोनों स्ट्रीट पावर्स इकट्ठी होती हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस वक्त आपने ये मौलाना की जो सोच है या जो उस वक्त तो थिंकिंग है वो तो नहीं इस मामले में जो है वो आ रहे। बाकी ठीक है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की हद तक अलायंस है, इससे ज्यादा तो नहीं। तो फिर इमरान खान साहब को की रिलीज और पीटीआई के मामलात की दुरुस्तगी ये फिर कैसे मुमकिन होगा? देखिए उसमें देखे ना, पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती अब उस तरह से, क्योंकि देखिए जो काडर था वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने खत्म कर दिया। जो असद उमर हो या अली जैदी हो या इमरान इस्माइल हो, मैं हूँ, शाह कुरैशी हो, हमाद अजहर हो, मियां असलम इकबाल हो, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, हम सब लोगों को तो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया, फारिग कर दिया गया। अब उसकी जगह के ऊपर एक बड़ी फॉर्म 47 टाइप की एक तंजीम जो है वो खड़ी की गई। लिहाजा इससे ये एक करना कि ये कोई मूवमेंट बना लेंगे या कर लेंगे, जाहिर नहीं कर सकते। सो द ओनली वे फॉरवर्ड, अगर आप याद करें तो जो आखिरी सीरियस एफर्ट हुई है इमरान खान को रिलीज कराने के लिए और ये प्रेशर बनाने के लिए, वो बुशरा बीबी ने किए। अब भी जब तक इमरान खान की बहनें इस रिलीज इमरान खान मूवमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ती और वो एक भरपूर एहतजाज के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी तवज्जो नहीं देती, इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। लिहाजा इस वक्त और लोग देखें इमरान खान के साथ जुड़ते हैं ना, इनके साथ कौन जुड़ेगा? इनको तो कोई जानता भी नहीं। तो आप ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब, देखें अब ये बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह आपने यूज की है कि फॉर्म 47 की तंजीम, या आप तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, इनमें आप कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है, ना फोकस है, ना ये निकलवा सकते हैं। क्या ये रियलाइज और ना कैपेसिटी,
क्या ये रियलाइजेशन इमरान खान साहब में, उनकी मुस्तकिल मुलाकातें तो होती हैं, चले वो देर हो सवेर हो, लेकिन होती हैं, डज ही रियलाइज दैट? देखिए, अगर इफ यू डोंट रियलाइज दैट देन फिर जाहिर है कि 600 दिन अगर इमरान खान को जेल में हो गए हैं तो वो इसी लीडरशिप और इन्हीं फैसलों की वजह से हो गए। आई थिंक दिस इज समथिंग इमरान खान से ज्यादा उनकी बहनों को रियलाइज करने की जरूरत है कि देखिए वो जेल में हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी महदूद है, उनका तजिया भी इस वक्त चूंकि इंफॉर्मेशन महदूद है तो तजिया भी शायद उतना महदूद है, और उसके बाद जो फैसला साजी है उसमें उनको पूरी तरह एक वो हासिल नहीं है इस वक्त एक्सेस। लिहाजा इमरान खान के जो रिलीज के लिए 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर, रिलीज इमरान खान के ऊपर उनकी बहनों को जदोजहद करनी पड़ेगी। और देखिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी फैमिली ने आके जदोजहद की थी। हमेशा जब जुल्फकार अली भुट्टो हुए थे तो नुसरत भुट्टो ने आके की थी। जब नवाज शरीफ के ऊपर वक्त आया था तो कुलसूम नवाज आगे बढ़ी थी। अब आप अगर फैमिली जो है वो इमरान खान की रिलीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तो बाकी तो उनमें किसी में कोई सकत नहीं। अच्छा, तो अब ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने इब्तिदा में भी कहा, और एक तरफ ये पीटीआई के मामला, देन रिलीज इमरान खान आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुकूमत है वो मजबूत है, और खुसूसन जब वो बिजली के रिलीफ का पैकेज की अनाउंसमेंट हुई और इस तरह से वजीर आजम ने कहा कि किस तरह से उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि आर्मी चीफ और उनके रफ़का ने उनकी बड़ी मदद की और वो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, तो हर चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है कि उनके हक में है। ऐसे में आप समझते हैं इमरान खान साहब की कहीं प्लेस भी मौजूद है इस पूरे निजाम में? देखिए ना, प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वो यही रहा है कि शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो एस्टैब्लिशमेंट के बल के ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। वोट तो उनको मिला नहीं। शहबाज शरीफ 18 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, जरदारी साहब 27 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के सदर बन गए, तो उनको शुक्रिया अदा करना भी चाहिए हर लम्हे में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग साथ नहीं है और उसकी वजह से जो एक गैप है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, और इसका इजहार आपको रोजाना ही मिलता है जब हम देखते हैं कि कोएर्जन, बर्बरियत और फस्तायत इज द ओनली काइंड ऑफ मॉडल फॉर दिस गवर्नमेंट टू सस्टेन इटसेल्फ। जब भी आपको लगता है कि कोएर्जन कम होना शुरू हुई है, बर्बरियत कम होना शुरू हुई है, तो उसी वक्त हुकूमत जो है वो सिंक होना शुरू हो जाती है, डूबने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पांव नहीं है जिसके ऊपर वो गवर्न कर सके, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, और जब लेजिटिमेसी नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से ये हुकूमत को घसीटा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक वक्त के बाद ये सोचना पड़ेगा कि वो ये लाशें कितनी देर और उठा सकते हैं। सो गवर्नमेंट तो बहुत वीक है। द ओनली थिंग इज कि जो एक इंटरनल प्रेशर पीटीआई को क्रिएट करना चाहिए था इमरान खान की रिलीज के लिए, वो नहीं कर। और आप समझते हैं कि वो जो पीटीआई में, जैसे आपने कहा ना, फैमिली कर सकती है, और माजी में भी हमने देखा कि सियासी फैमिलीज आगे आई हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, वो जिनका आपने जिक्र किया, ठीक है बहुत से तो जेलों में हैं, लेकिन आप हो गए, इमरान इस्माइल का आपने जिक्र किया, अली जैदी का किया, असद उमर साहब का किया, ये सब मिलकर के कुछ कर सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि इन सब ने भी तो अलग अलग हो गए ना, हार्डली दे स्पीक, इट्स यू हु स्पीकिंग अप। कभी कभार हम देखते हैं इमरान इस्माइल कुछ कह देते हैं, बाकी सब तो चुप हैं। बाकी सब भी इन टच है, बाकी सब के जो ख्यालात हैं, व्यूज हैं, वो यही हैं जो कि मैं और इमरान बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिलीज जो है उसको अश्योर कराया जाए, इंश्योर हो, और उसके बाद ही अगली पॉलिटिक्स जो है जाहिर है वो डिटरमिन होगी। और इस वक्त जो पीटीआई के पुराने लोग हैं सारे, वो सारे इमरान खान की रिहाई को असल में जो है वो देख रहे हैं, और मेरा मानना तो यही है कि एक अगर उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, वो अगर ये मूवमेंट शुरू करेंगी तो बहुत पीटीआई के लोग जो है उनके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी किसी के साथ देखें ना, आम वर्कर जुड़ता नहीं है। सही। तो आप जो भी आप कर ले, पुराने हो नए हो, सच्ची बात यह है कि लोग इमरान खान के साथ जुड़ते हैं, और हकीकत भी यही है कि वो ही एक वो शख्सियत है जिनके ऊपर लोगों का कंसेंसस है। तो इस दिन में क्या आपकी बहनों से मुलाकात हुई या उनसे कोई बात हुई इस हवाले से? मैं तो बहुत उनको कहता रहता हूँ, सच्ची बात यह है कि आप इसको लीड करें और इसको आप आगे लेके चले, बढ़ाएं, पर ये फैसला तो जाहिर उन्होंने खुद ही करना है। देखते हैं वो कब फैसला करें।
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ का वक्त खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।